गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है शौर्य एकेडमी पे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बिना किसी सूचना के 2-3 दिन गायब रहे। एक्चुअली सूचना मुझे देनी चाहिए थी लेकिन दे नहीं सका। और वास्तव में पारिवारिक जो कुछ कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों में व्यस्तता थी। तो फिलहाल 3-4 दिन के गैप के बाद एक बार हम लोग फिर से प्रस्तुत हैं और उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा कमिटमेंट है कि हम इस सीरीज में इतिहास की बहुत ही व्यापक चर्चा करेंगे। और इस समय टीजीटी पीजीटी का जो है क्या कहते हैं कि वैकेंसी भी निकली हुई है। तो हम पीजीटी ओरिएंटेड या टीजीटी ओरिएंटेड अलग से बैच तो नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे है। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि इस सीरीज में जिन टॉपिक से डिस्कस करूंगा उससे 90% सवाल कम से कम तो पीजीटी में भी फंसेंगे। इसलिए टीजीटी पीजीटी के भी विद्यार्थी इसे ज़रूर पढ़ें। राइट, क्लियर है? सिंसियरली देखते रहें, इसको देखें, T20 सीरीज को देखें। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत वहीं करते हैं। काफ़ी व्यापक चर्चा हमने की है, 25-30 एपिसोड में हमने अब तक किया होगा। एपिसोड तो हमने गिना नहीं, लेकिन इतिहास का अध्ययन कैसे करें, यहाँ से लेकर के पाषाण युग, सैंधव, वैदिक, महाजनपद, मौर्य, और फिर हम लोग मौर्योत्तर पे हैं। तो जो लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा, सलाह दूंगा कि वो सारे एपिसोड एक क्रम में देखें, नोट्स बनाते चलें। राइट, अपनी क्वेरीज देखते रहें। अपनी वो क्वेरीज को व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, नंबर हर जगह दिया हुआ है ना। तो शुरुआत करें, चलते हैं सीधे मौर्योत्तर काल पे। हमने आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो केंद्रीकृत साम्राज्य था वहाँ से बिखराव हुआ और दो प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई दी, वो आपके सामने दिख रही हैं। वो ये कि क्षेत्रीय राज्य यानी केंद्रीकृत मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ तो कई छोटे छोटे राज्य हुए, जिसमें से हमने यहाँ पे 4 राज्यों को लिखा। ये 4 प्रमुख थे। यही नहीं था कि सिर्फ इतने ही थे। और आजकल आप देख लीजिए पीसीएस में, यूपीएससी में भी अब ऐसा होने लगा है कि आपको क्षेत्रीय जो राज्य हैं, रीजनल स्टेट्स हैं, उनसे भी सवाल बनने लगे हैं। तो एक बार थ्रू आउट आपको अध्ययन करना ही होगा, है ना। तो ये हमने 4 क्षेत्रीय प्रमुख राज्यों की बात किया, शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। शुंग की हमने चर्चा भी कर लिया था। आज हम लोग कण्व और सातवाहन की चर्चा करेंगे, फिर चेद की चर्चा करेंगे। और जो दूसरी प्रवृत्ति है वो ये है विदेशी आक्रमणों की। राइट, और इस राजनीतिक अस्थिरता के काल में जो अंधकार का युग हमने प्रश्न चिन्ह लगाया है, वो इसलिए लगाया है, हमने पिछले एपिसोड से आपको लिंक कर रहे हैं कि जब हम इस क्षेत्र की राजनीतिक उपलब्धियां देखते हैं तो ऑफ कोर्स इस कंडीशन में राजनीतिक उपलब्धि काफ़ी कम रहेगी। राइट, इसलिए इसे राजनीतिक क्षेत्र में अंधकार का युग कहा जा सकता है। लेकिन जब हम सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में देखते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं जो कि भारतीय समाज के अस्थायी लक्षण बनी, है ना। और आप जानते हो कि इतिहास केवल राजनीति थोड़ी है। इतिहास को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल। तो पॉलिटिकल डार्कनेस दिखाई देता है, अचीवमेंट कम है, लेकिन इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल तो दिखाई ही देता है। और ख़ास करके कुषाणों के काल में आप आओगे तो देखोगे कि इकोनॉमिक दृष्टि से गोल्डन एरा होगा। फिलहाल हम लोग लिंक करते हैं, लिंक कर दिया आपको उस पिछले चैप्टर से। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं, शुंग वंश की हमने चर्चा कर लिया था, आइए चर्चा करते हैं कण्व वंश की। वास्तव में अगर आप देखें तो कण्व वंश के बारे में हमें जानकारी बहुत कम मिलती है। कण्व वंश, है ना। और जितनी जानकारी हम आपको यहाँ दे रहे हैं बस उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सन तो एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप जानते रहें कि 75 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व के बीच का ये टोटल वंश ही रहा, 40-50 वर्षों का, 75 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक, है ना। और आपको एक बात अभी बता दूं, यही चर्चा कर लेते हैं। आजकल बीसी लिखने की परंपरा नहीं है। बीसी और एडी हम लोग अमूमन लिखते हैं ना, राइट। तो अब
आजकल जो लिखा जा रहा है वो क्या लिख रहा है, बीसी और एडी को आप जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी, ईसा के जन्म से हम लोग मानते हैं। अब हम लोग लिखते हैं सीई और बीसीई लिखते हैं। अभी इंडिया में जो किताबें हैं या जो भारत में जो परंपराएं हैं वो अभी बीसी और एडी से ही हैं, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में या विकसित राष्ट्रों में अब जो है हम लोग इसको लिखते हैं बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, और सीई मतलब कॉमन एरा। इसके पीछे का कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि ये जो बिफोर क्राइस्ट और एडी जो है, एना डोमिनी जो वर्ड है, वो क्रिश्चियन का परंपरा में है, ईसाई परंपरा में है। और जाहिर सी बात है आजकल धर्म से निरपेक्ष बातें कहने की बातें हैं कि आप धर्म से जुड़ी हुई किसी परंपरा को ना करें, भले ही आप ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ कर रहे हैं। तो उसी के लिए बीसीई के लिए इसको बिफोर कॉमन एरा वर्ड यूज़ किया गया, और सीई के लिए कॉमन एरा। अदरवाइज जो काम बीसी यहाँ करता है वही बीसीई, और सीई जो है वो एडी है ना। तो जिस तरह से एडी के जगह पे सीई और बीसी के जगह पे बीसीई होता है। तो आजकल के लेटेस्ट अपडेट आप देखेंगे, कोई नई आर्टिकल अगर आप देखेंगे ना, तो वो आप यही देखेंगे कि उस आर्टिकल में बीसीई और सीई का प्रयोग होने लगा है, राइट। अभी आपको एक लेटेस्ट रिसर्च भी बताऊं, अभी पिछले महीने के सितंबर के नेचर के मैगजीन में ये बात आई। गुजरात के स्थलों का, सिंधु सभ्यता के गुजरात के स्थलों को जब देखा गया तो वहाँ से चीज़ यानी पनीर के साक्ष्य मिले हैं, राइट। तो वहाँ पे लगभग, यानी इसका मतलब ये है कि जो पनीर या मिल्क जो इंडस्ट्री थी आज के कितने साल पहले रही होगी, उस पर एक नेचर साइंस की जो मैगजीन है उस पर विधिवत लेख लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अब बीसीई और सीई का यूज होता है। फिलहाल आइए हम लोग कर्ण वंश, बीसी के बहाने याद आ गया तो आपको बता दिया। फिलहाल आइए हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा स्रोत तो नहीं मिलता है, इसके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। संस्थापक जानिए, और संस्थापक जो है क्या कहते हैं कि अंतिम शासक जानिए, वही है। तो जाहिर सी बात है इसके जो संस्थापक थे वो वसुदेव थे। और वसुदेव ने क्या किया कि जो अंतिम शुंग शासक था देवभूति की हत्या करके इसने संस्थापक कर्ण वंश का संस्थापना किया, या कर्ण वंश का संस्थापक था, देवभूति को पराजित किया था। इसके बाद केवल नाम मिलता है 2-3 नामों का, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। जाहिर सी बात है आपको अंतिम जानते रहिए, अंतिम शासक सुशर्मन था, राइट। भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। अब ये तो नहीं पूछा जाएगा, इतना कठिन, ये कोई बहुत बड़ा वंश नहीं है कि आपसे इन शासकों का क्रम पूछ लिया जाए। संस्थापक पूछ लेगा और सुशर्मन पूछ लेगा। इसके अतिरिक्त एक मज़ेदार बात यह है कि भूमिमित्र के कुछ सिक्के मिले हैं। तो ये एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता, प्रायः लोग कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो न्यूमिस्मेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो कथन कारण बन सकता है, या कथन कारण में या स्टेटमेंट में डायरेक्टली फैक्ट भी पूछा जा सकता है। अच्छा मिला हुआ है ये कि किस कर्ण वंश के शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो भूमिमित्र मिले हुए हैं, राइट। और सुशर्मन की जो हत्या है वो शिमुक ने की, और शिमुक ने हत्या करके, शिमुख या शिमुक लिख लीजिए, शिमुक ने किया, और इन्होंने सातवाहन वंश की नींव डाली, राइट। लेकिन याद रखिएगा एक बात कि कर्ण वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, उत्तर भारत में थी, और सातवाहनों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, दक्षिण भारत में थी, पैठन थी, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि
इन तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर? आइए अब हम लोग चर्चा करना चाहेंगे सातवाहन वंश पे। बस इससे ज़्यादा यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। और हमने अप्रोच में बताया था कि आपको इस युग को जब आप पढ़ें तो इसके स्रोत को जरूर ध्यान में रखें। सातवाहन वंश, स्रोतों से सवाल अच्छे आपको बनेंगे। फिलहाल सातवाहन वंश को पढ़ने के आगे हम बढ़ें, आपको एक बात बता दूं कि अविच्छिन्न रूप से, कहेंगे कि सर बड़ी कठिन हिंदी लिख रहे हैं, अविच्छिन्न रूप से लिखेंगे, वैकुब आपका भी हो जाएगा। लगातार 4 शताब्दियों तक, 4 शताब्दियों तक शासन किया। मजेदार बात यह है कि अधिकांश शासकों का नाम नहीं मिलते, नहीं तो एक सातवाहन वंश भी एक बहुत बड़ा वंश होता है। जैसे मुगलों का 300 साल का पूरा मुगल पीरियड आप पढ़ते हैं। राजनीतिक अस्थिरता है, कुछ ही शासकों के बारे में पता चलता है, राइट है। दूसरी चीज, प्राकृत इनकी भाषा थी। प्राकृत में भी मरहठी इनकी भाषा थी। और आप देखेंगे कि इनके जो प्रारंभिक लेख हैं वो प्राकृत में ही आपको मिलेंगे। राजधानी जो थी वो पैठन थी, प्रतिष्ठान थी। आगे चल कर के आंध्रा में ये गए, नागार्जुनी कोंड भी मिलेगी। सत्ता विस्थापित हुई थी, इसलिए इनको जाना पड़ा नागार्जुनी कोंड। और कारण जो था वो शकों का दबाव था। हमने आपको बताया कि इस चरण में आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू आप ये देखेंगे कि इस चरण में आपको लगातार बाह्य आक्रमणों का भी दबाव मिलेगा। श्योर है? राइट। अच्छा, अब आइए हम लोग कुछ स्रोतों की चर्चा कर लेते हैं। स्रोत से सवाल हमेशा पूछते हैं, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो स्रोत की बात कर लें। सातवाहन कला भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रही है, तो निश्चित रूप से जानें। जैसे पहली बात तो नागानिका का लेख है, नागानिका का लेख है, नासिक लेख है, यानी जो सातवाहन शासकों के लेख हैं, है ना। कुछ स्तूपों पे भी चर्चा हुई है, हम लोग वहाँ जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। इन अभिलेखों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। कार्ले का लेख है, कार्ले का गुहा लेख है, कार्ले का गुहा लेख है। नागानिका का नाना घाट लेख है, नाना घाट अभिलेख। तो ये आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिक्के। और जानते हैं इन सिक्कों में एक महत्वपूर्ण बात आपको मिलेगा, पोंटीन या शीशे के भी सिक्के मिले हैं। याद रख लीजिएगा, इसको हम घेर दे रहे हैं। पोंटीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। T20 सीरीज में हम लोग और भी चर्चा करेंगे एक बार फैक्चुअल, लेकिन जानते रहिए पहली बार शीशे के सिक्के हैं। इसके बाद आपको चांदी और तांबे के भी सिक्के मिलेंगे, चांदी एवं तांबे के सिक्के मिलते हैं। तो ये कुछ पुरातात्विक साक्ष्य है। और आप जानते रहो यूपीएससी लेवल पे ऐसा भी पूछ सकता है, ऑप्शनल लेवल पे भी पूछ सकता है कि सातवाहन युग के जो पुरातात्विक स्रोत हैं या जो स्रोत उपलब्ध हैं उन पे चर्चा करिए। फिलहाल ये जीएस की मुख्य परीक्षा में नहीं है, लेकिन आप लोग एक दिमाग में जरूर फ्रेम बनाए रहिए कि साक्ष्यों पे सवाल कैसे पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में यही उठा के पूछ लिया कि कौन कौन से जो लेख हैं वो कौन कौन से जो अभिलेख हैं वो इसके क्या कहते हैं सातवाहनों के जानने के लिए एक स्रोत हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो साहित्यिक स्रोतों की अगर हम चर्चा करना चाहें तो कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं। जैसे लिटरल एविडेंस की बात करें, साहित्यिक स्रोत,
तो कुछ जो यूनानी लेखक हैं, जैसे एक किताब है जो इस बार 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 पूछी जाती है आपसे एग्जामिनेशन में, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके जो लेखक हैं अज्ञात हैं, पता नहीं चलता कि किसने लिखा, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल किताब है। और स्पेशली अगर आप देखेंगे फॉर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फॉर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व के लिए है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है ये साहित्यिक स्रोत। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है क्या वास्तव में? लाल सागर से कभी पूछा जाएगा, ऐसा हिम्मती सवाल आईएएस करेगा कि लाल सागर से भारत आने वाले यात्रियों का, ये भारत आने वाले यात्रियों का समूह है, ये यात्रियों का वर्णन है किसमें? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। और खास करके स्पेशली एक हमको लगता है कि हमको एक क्लास ही लेनी चाहिए इस पे, लेंगे हम कुशाण तक आएंगे तो। वास्तव में जो पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं, इन पूर्वी और पश्चिमी घाटों के 24 बंदरगाहों का, 24 बंदरगाहों की चर्चा है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के 24 बंदरगाहों की चर्चा आपको मिलेगी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में, राइट। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? कुछ अन्य भी इतिहास हैं, जैसे टॉलमी है, टॉलमी की ज्योग्राफी है, प्लिनी है, प्लिनी की है नेचुरल हिस्टोरिका है, नेचुरल हिस्टोरिका है ना। तो प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका हो गई, टॉलमी की ज्योग्राफिया हो गई, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी हो गया। ये सारी जो किताबें हैं वो मौर्योत्तर काल के लिए ही फेमस है, और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो सातवाहन के काल के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त एक किताब है हाल की गाथा सप्तशती, हाल की गाथा सप्तशती, सप्तशती, राइट। ये पुस्तक है, एक तरह से महाकाव्य है, प्राकृत में लिखा हुआ है, प्रणय ग्रंथ है, प्राकृत में और प्रणय ग्रंथ है। महाकाव्य मान सकते हैं इसको, महाकाव्य मान सकते हैं। क्लियर हो गई? हाल ने खुद लिखा, हाल जो है वो सातवाहन शासक था। इसके अतिरिक्त जो क्या कहते हैं कि वो गुणाढ्य ने बृहत कथा लिखी। आपको बताऊं कि ये जो बृहत कथा है ये मूल रूप से नहीं मिलती, लेकिन इसका बाद में उल्लेख मिलता है और बहुत महत्वपूर्ण किताब है। कथा साहित्य का नाम ही है बृहत कथा। दो पुस्तकों का नाम आप आगे देखेंगे, एक तो क्षेमेंद्र का देखेंगे बृहत कथा मंजरी, और सोमदेव का देखेंगे कथा सरित सागर। सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी। ये दोनों पुस्तकें गुणाढ्य की परंपरा में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो गुणाढ्य हो गया। एक और मजेदार बात यही बता देता हूं, आगे कहानी रहेगा तो वहां ना आपको पॉज कर देंगे, बता देंगे, सीधे से लिख देंगे। एक मजेदार बात है कि हाल की पत्नी का नाम था मलयवती, और मलयवती एक विदुषी रानी थी, संस्कृत बहुत अच्छा बोलती थी। और हाल की स्थिति ये थी कि प्राकृत का तो विद्वान था, लेकिन संस्कृत में उसका भी हाथ तंग था। और कहा यह जाता है कि पाणिनि के सूत्र उसको तो समझ में आते नहीं थे। अब जाहिर सी बात है कि पाणिनि और पतंजलि पढ़े तो व्याकरण ही ना आ जाए। तो कहा यह जाता है कि मलयवती ने सर्ववर्मन से कहा कि आप इतने आसान भाषा में लिखिए
कि हमारे पति महोदय को भी संस्कृत आ जाए। और सर्ववर्मन ने लिखा कातंत्र। क्या लिखा? कातंत्र। और कातंत्र भी व्याकरण के ग्रंथ है और बहुत ही सहज शब्दों में व्याकरण को बताया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है जहां से प्रीलिम्स के सवाल आपसे बनेंगे। क्लियर है? राइट? ओके, आइए हम लोग चलते हैं। कुछ सिक्के और भी हैं, हम लोग चर्चा कर लेंगे। इतना फोकस करने का मतलब ये हो गया कि आपको पता हो गया कि सर ने कहा था फोकस करना है हमको स्रोतों पे, तो आपने किया। आइए कुछ राजनीतिक पहलुओं की चर्चा करते हैं सातवाहन वंश के। बाकी सामाजिक और आर्थिक पहलू की चर्चा कल के एपिसोड में हम करेंगे आपको। तो आइए देखते हैं कि जो सातवाहन जो वंश था उसके राजनीतिक पहलू की चर्चा करें। जाहिर सी बात है, एकदम सन वन न लिखेगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको, कभी पूछता तो है नहीं। सिमुक जो था वो संस्थापक था, आप ये कह सकते हैं। अभी हमने आपको पिछला फैक्ट ही बताया सिमुक के संदर्भ में। और नानाघाट जो अभिलेख है, नागनिका का नानाघाट अभिलेख, एकदम याद रखिएगा, नागनिका का नानाघाट अभिलेख। अच्छा, एक बात और भी बता दूं, अब लिखूंगा नहीं, सुन लीजिए। फिलहाल ये पॉइंट लिख देता हूं। सिमुक को राजा कहा गया। जब आप पुराणों को देखेंगे तो उसमें आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र भृत्रीय वंश जैसी शब्दावलियों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल सिमुक को राजा कहा गया नानाघाट अभिलेख में। और जैन जो बौद्ध परंपराएं हैं, कोई बहुत बड़ा राजा शासक तो नहीं था ये, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि इसने जैन और बौद्ध मंदिरों को बनवाया। और याद रखिएगा, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर कोई शासक एक से अधिक धर्म से संबंधित जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे अगर योगदान देता है तो वो सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। और निश्चित रूप से उसने जैन और बौद्ध मंदिरों को बनवाया, ये सवाल पूछे जाने लायक है। राइट? और वो भी इस स्थिति में जब सातवाहनों को ब्राह्मण माना जाता है और ब्राह्मण धर्म के साथ साथ होते हुए इन्होंने जैन और बौद्ध मंदिरों के लिए बनवाया, तो ये आपसे पूछा ही जाएगा। फिलहाल कृष्ण की बात करते हैं। सिमुक के बाद नेक्स्ट जो शासक मिला वो कृष्ण। कोई खास शासक नहीं था, सिमुक का भाई था ये। और ये पता चलता है कि इसने नासिक में एक गुहा खुदवाई थी। नासिक में एक गुहा खुदवाई थी, गुफा बनवाया था। तो खास नहीं, कोई राजनीतिक उपलब्धि तो वैसे भी नहीं होगा इस युग में। हमने आपको बताया था कि आपको स्पेशली सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला जो शासक हुआ वो हुआ आपका शातकर्णी प्रथम। शातकर्णी प्रथम हुआ। और आपको बताऊं कि शातकर्णी उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। शातकर्णी प्रथम, नाम भी है शातकर्णी। और प्रारंभिक शासकों में आप इसे कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सबसे महान अगर कहें तो प्रारंभिक शासकों में महानतम इसे माना जा सकता है। प्रारंभिक महान शासक आप इसे कह सकते हैं सातवाहनों में। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है उसमें इसका नाम मिलता है। और कभी भी पूछे जाएगा, इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है एल्डर सार्गोनास। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। और स्पेशली ये इस उल्लेख के, हमने तो पहले ही बताया कि ये जो पुस्तक है वो स्पेशली इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए जानी जाती है। तो इसमें स्पेशली बताया गया कि किस तरह से सोपारा के लिए सोपारा थे और भृगुकुच्छ थे, इस समय में कैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, ये बताया गया है। राइट? तो इसका नाम एल्डर सार्गोनस मिलता है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो इसने राजसूय यज्ञ और 2 अश्वमेध यज्ञ किए। एक राजसूय किया और 2 अश्वमेध यज्ञ किया। एक बात बताऊं,
देखो, वैदिक परंपराओं में, है ना, आपसे ये पूछा जा सकता है, आपको एक अलग सूची बनानी चाहिए कि निम्नलिखित में से किन किन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया। जाहिर सी बात है शातकर्णी प्रथम। अभी आपने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने भी किया था। तो जाहिर सी बात है याज्ञिक परंपराएं हैं, वैदिक पुनरुत्थान का काल है, आप इसे इस रूप में भी देख सकते हैं। और आपको बताऊं कि इसका एक बहुत ही फेमस रहा कि इसने अंगीय जो राजकुमारी थी, अंगीय राजकुमारी क्षत्रिय थी, ये याद रखना, नागनिका क्षत्रिय नागनिका से विवाह किया। इसी का नाना घाट अभिलेख है। और निश्चित रूप से कभी भी पूछा जा सकता है कि शातकर्णी प्रथम और नागनिका का विवाह है वो किस श्रेणी का है, तो जाहिर सी बात है अनुलोम विवाह है। अनुलोम और प्रतिलोम आपको हमने बताया हुआ है। क्लियर है। और आपको एक बात बताऊं कि जो सांची लेख है, सांची जो स्तूप है, सांची स्तूप है, और खारवेल का जो लेख है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन श्री सात नाम मिलता है, श्री सातधारी शासक। तो माना यह जाता है कि जो सांची स्तूप लेख और खारवेल में जो है, क्या कहते हैं कि जो नाम मिलता है वो नाम क्या है कि सातकर्णी प्रथम का रहा होगा। क्लियर है। लेकिन आपको बताऊं कि सातकर्णी प्रथम तक जो सातवाहनों की स्थिति जो थोड़ी बहुत आपको दिखने लगी, वास्तव में शकों के आक्रमण की वजह से, हम जब शक बताएंगे तो इस रेफरेंस को फिर कनेक्ट करेंगे। शकों की वजह से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि वो अस्थिर हो गया, और इसीलिए सातकर्णी प्रथम के बाद सीधे हमें अंधकार का युग मिलता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं अंधकार का युग, सातवाहन काल के में अंधकार का युग। और आपको बताऊं कि जो अंधकार का युग है, इसमें 18 शासकों के नाम मिलते हैं। एकदम जानने की जरूरत नहीं है, 18 शासकों के नाम मिलते हैं। क्या उपलब्धियां रही क्लियर नहीं हुआ, है ना, बस नाम मिलते हैं, उनका राजवंश चलता रहा। कारण क्या था अंधकार के युग का? अगर कोई रीजन पूछे तो रीजन आप बताएंगे शक इन्वेंशन, शक का आक्रमण। राइट, इस बात को एकदम कनेक्ट करते रहिएगा। इन 18 शासकों में 2 का नाम मिलता है, एक तो हाल का, 3 का नाम कह सकते हैं, एक आपीलक का नाम मिलता है और एक कुंतल सातकर्णी का नाम मिलता है। कुंतल सातकर्णी। राइट। हाल के संदर्भ में हमने सारी बात आपको बताई दिया कि गाथा सप्तशती लिखा इन्होंने, गाथा सप्तशती लिखा, और वो गुढ़ाढ्य वाला बृहत कथा वाली बात बताया आपको, और कातंत्र भी लिखा। ये सारी बातें अभी हमने स्रोतक के रूप में बताई, इसलिए हम लोग हाल को मान सकते हैं कि एक ऐतिहासिक या थोड़ा बहुत इस अंधकार के युग में भी थोड़ा बेहतर शासक रहा होगा। इसके बाद अगर आप देखोगे आपीलक को, इसका एक तांबे का सिक्का मिला है, तब तो ये मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण हो गया, ये भी अच्छी बात है। और जो कुंतल सातकर्णी है, इसका उल्लेख मिलता है वात्स्यायन के कामसूत्र में, वात्स्यायन के कामसूत्र में। अब आप कह सकते हो कि सर ये जो कामसूत्र है ये तो गुप्तकालीन रचना है और ये मौर्योत्तर काल में है, ये सेकेंडरी एविडेंस है। जी हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जब हमने द्वितीयक साक्ष्यों की बात किया था तो आपको बताया था कि बेटा जहाँ पर प्राथमिक साक्ष्य ना हो वहाँ हम द्वितीयक साक्ष्य का रेफरेंस लेते हैं, और इसीलिए तो अंधकार का युग है कि बहुत स्पष्टतया साक्ष्य क्लियर नहीं है। राइट।
इसके बाद कुंतल सातकर्णी के बाद जो नाम मिलता है वो मिलता है गौतमी पुत्र सातकर्णी का। और गौतमी पुत्र सातकर्णी को हम कह सकते हैं कि इस वंश का महानतम शासक था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी महानतम शासक था, अंधकार के युग का अंत हुआ। और आप ये समझ सकते हो, खुद बताओ कि कोई भी शासक महान कब माना जाएगा? जाहिर सी बात है अपने युग, अपने जो अंधकार का युग था उसे समाप्त कर दे तभी तो मानोगे। और निश्चित रूप से है जो कारण था उसको कर दे तो क्या बात है। और वास्तव में अगर आप देखो तो सातवाहनों की सत्ता को अस्थिर किया किसने? शकों ने। और अब गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पहला टारगेट बनाया किसको? शकों को बनाया। और 18 वर्षों तक लगातार उस पे अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया और उसके बाद शक शासक को पराजित किया। और जिस शक शासक को पराजित किया उस शक का नाम मिलता है, उस शासक का नाम मिलता है नहपान। आपको एक ये रिपीट होगा जब हम लोग शकों की चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम विस्तार से बताते हैं। नहपान था और उसका एक दामाद नाम मिलता है उशावदात का। और कहा यह जाता है कि नहपान को पराजित किया, उशावदात को भी पराजित किया। और इस पराजय का जो साक्ष्य है हम आपको बताते हैं। जोगलथंबी महाराष्ट्र का एक जगह है। जोगलथंबी में कई ऐसे सिक्के मिलते हैं। 2-3 साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों को समझने की जरूरत है। हर एक पॉइंट से सवाल मिल सकते हैं। जो जोगलथंबी से सिक्के मिले हैं, किसके? नहपान के। नहपान के, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा, पुत्र सातकर्णी के द्वारा पुनरांकित कराए गए। सातकर्णी के द्वारा पुनरांकित कराए गए। पुनरांकित का मतलब समझ लो, एक तरफ पहले नहपान है, उसी पे फिर मुहर लगी किसकी? रुद्र गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो जाहिर सी बात है यह नहपान की पराजय का सबसे बड़ा प्रमाणिक माना जा सकता है। दूसरी चीज आपको बताऊं कि यह आपको ये कहता है, क्या कहते हैं, जो इस क्षेत्र का जो नाम मिलता है, आपको बताऊं वेणकटक स्वामी। वेणकटक स्वामी, वेणकटक स्वामी की उपाधि मिलती है। और ये क्षेत्र जो है माना जाता है कि नहपान वाला ही था, उस क्षेत्र को कहा गया। ये उपाधि मिलती है किसकी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मिलती है। एक और उदाहरण आपको बताता हूं कि वास्तव में नासिक जो बौद्ध संघ था, नासिक एक अपने इतिहास में ये यूनिक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, तीसरा वाला। नासिक का अजकालकीय क्षेत्र था। नासिक का बौद्ध संघ था। 2 संघों के 2 उदाहरण दूंगा, कार्ले, नासिक और कार्ले। नासिक को अजकालकीय क्षेत्र, एकदम हड़बड़ाइए नहीं, समझते रहिए, अजकालकीय क्षेत्र। और जो कार्ले का जो क्षेत्र था, नासिक का अजकालकीय, और जो कार्ले का क्षेत्र था क्या कहते हैं कि वेणकटक जो क्षेत्र था, है ना, वेणकटक क्षेत्र, ये क्षेत्र बौद्ध संघ को दान दे दिया। और ये इतिहास में पहला ऐसा उदाहरण देगा कि एक ही क्षेत्र को 2 लोगों ने दान किया था। वास्तव में इन बौद्ध संघों को नहपान ने पहले दान किया था और फिर उसी क्षेत्र को जो है दे दिया किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये उदाहरण, ये सबूत हैं कि किस तरह से गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे बताया।
आपको बताऊं, जो नासिक अभिलेख है, समझिएगा, नासिक लेख में इसे एक ब्राह्मण कहा गया। राम और लक्ष्मण तक से तुलना की गई है, इसे एक ब्राह्मण कहा गया, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाला कहा गया, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाला कहा गया। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि गौतमी पुत्र शातकर्णी के जो क्या कहते हैं घोड़े थे, वो उन्होंने 3 समुद्रों का पानी पिया था। तो ऐसा, ये थोड़ा हाइपरबोलिक हो जा रहा है। 3 समुद्रों के पानी का मतलब ये हो गया कि पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया होगा, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि पूरे क्षेत्र पे तो नहीं था अभी। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि गौतमी पुत्र शातकर्णी जो था वो निश्चित रूप से आप महान शासक या महानतम शासक रहा होगा इसका। इसके बाद गौतमी पुत्र शातकर्णी के बाद पुलमावी का वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नाम मिलता है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी माताओं के नाम लिखने की एक अच्छी परंपरा रही। और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की खासियत क्या है, 2 चीज़ें आप स्पेशली देखेंगे कि यद्यपि ये जो समकालीन शासक है, शक शासक चष्टन से भी पराजित हुआ और रुद्रदामन से भी पराजित हुआ, लेकिन रुद्रदामन ने, ये जिसका जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन ने पुलुमावी से अपनी पुत्री का विवाह किया। पहली चीज। तो इसके अतिरिक्त ये आप देखेंगे कि इसे दक्षिण पाथेश्वर कहा गया, दक्षिणा पाथेश्वर या दक्षिण पथ स्वामी। इसका मतलब है कि इस पराजित होने के बावजूद भी दक्षिण पे जो इसका नियंत्रण था वो बना रहा। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो इसके पुलवामी के अगर देखें तो पोंटिन के सिक्के तो खैर इसके प्राप्त होते ही हैं। स्पेशली एक विशेष चीज अगर आप देखेंगे कि अमरावती के स्तूपों में इसका नाम मिलता है। दिस इज वेरी गुड, इट मे बी अ गुड क्वेश्चन। अमरावती के स्तूपों में नाम मिलता है, बौद्ध स्तूपों में। और आपको बताऊं कि वशिष्ठी पुत्र के बाद आपको जो नाम मिलता है शिवश्री शातकर्णी, शिव श्री शातकर्णी मिलता है, राइट। और शिव श्री शातकर्णी के बाद यज्ञश्री शातकर्णी। कहने के लिए तो और भी नाम आपको बता सकता हूँ, लेकिन महान लोगों की परंपरा की अगर हम चर्चा करें तो शातवाहन वंश में अंतिम महान शासक कहा जा सकता है। आपको बताऊं, जब यूडीए का पेपर में डिस्कस कर रहा था तो उसमें एक सवाल आया था कि क्या कहते हैं कि इक्ष्वाकु और आभीरों पर आया था कुछ सवाल। अब मुझे एग्जैक्टली सवाल नहीं आ रहा है, कल के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो वो सातवाहन के बाद जो क्षेत्रीय सत्ता आई उससे सवाल पूछ लिया। तो आप सोचिए कि कितने छोटे छोटे सवाल भी पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल आज हमने डिस्कस किया सातवाहन वंश के इतिहास को देखा। कल हम लोग, चूंकि अब हमने देख लिया है, तो चेदी वंश देखेंगे और उसके बाद इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखेंगे सातवाहनों की, और फिर विदेशी आक्रमणों पे आएंगे। तो बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों को इस श्रृंखला से जोड़िए, राइट। सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए और अपने जुड़े रहिए, कम से कम रेगुलरिटी बनाए रखिए। और आपकी जो इतिहास संबंधी जो सारी बातें हैं वो निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म से पूरी होंगी, राइट। आपके सुझावों के, आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।